हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परीक्षा 2015 का वाणिज्य विषय का प्रश्न पत्र। ओके, इसके पहले मैं आपके साथ इसी प्रश्न पत्र के 3 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं। उसी कड़ी में ये चौथा और आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चंस में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो आइए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 111 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, कार्यशील पूंजी प्रबंध से संबंधित निम्न में से वित्त का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? नंबर 1, लाभदायिकता जोखिम के साथ साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप में बदलता है। तरलता जोखिम के साथ साथ चलती है। लाभदायिकता जोखिम के साथ साथ चलती है। 4th वन, लाभदायिकता तरलता के साथ साथ चलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी। लाभदायिकता किसके साथ चलती है? जोखिम के साथ चलती है। इसका मतलब अगर हम कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें हमें प्रॉफिट या लॉस दोनों ही होने का क्या होगा? रिस्क होगा। तो रिस्क के साथ साथ क्या चलेगा? प्रॉफिट और लॉस की पॉसिबिलिटी हमें होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 लिखा हुआ है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर 9 आने की प्रायिकता कितनी है? मतलब ये कि कोई एक पासा है और उसको हम 2 बार फेंक रहे हैं। अगर हम 2 बार उसको उछालते हैं, फेंकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 36। और उन टोटल पॉसिबिलिटी में से 9 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? देखिए, या तो एक पासे पर 3 आ जाए, या दूसरे पर कितना आ जाए? 6 आ जाए, या एक पर 6 हो और दूसरे पर कितना हो? 3 हो, या एक पर 4 हो और दूसरे पर कितना हो? 5 हो, या एक पर 5 आ जाए और दूसरे पर कितना आ जाए? 4 हो जाए। तो जो हमारी अनुकूल पॉसिबिलिटी है, फेवरेबल पॉसिबिलिटी है, वो कितनी है? 4। किसके लिए? 9 आने के लिए। तो 4/36 ये हमारा सही आंसर होगा। अब इसको अगर और छोटा करें तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 और लिखा हुआ है, मोबाइल तकनीक उपभोक्ता व्यवहार को निम्न में से किस रूप में प्रभावित करती है? नंबर 1, यह स्थिति आधारित सेवाओं के प्रयोगों को सुविधाजनक बनाती है। नंबर 2, यह उपभोक्ता को दुकान में कीमतों की तुलना करने से रोकती है। नंबर 3, यह उपभोक्ता निर्णयों को बहुत जटिल बना देती है। नंबर 4, यह उपभोक्ता निर्णय लेने में निर्णायक बहस या शक्ति परीक्षण करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़िए, और लिखा हुआ है कि मोबाइल तकनीक उपभोक्ता आधारित सेवाओं के प्रयोगों को क्या करती है? सुविधाजनक बनाती है। तो मोबाइल तकनीक का कार्य है क्या? उन निर्णयों को सुविधाजनक बनाना। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 लिखा हुआ है, विपणन विश्लेषण में परिमाणात्मक अनुसंधान किसका मापन करता है? मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजर्स इन मार्केटिंग एनालिसिस। चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, भावनाओं और विचारों, मतलब फीलिंग्स और ओपिनियंस, संख्या और आकृतियां, संख्या और भावनाओं, संख्या और विचारों। तो जब कभी भी आप क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो उसमें फीलिंग्स और ऑप्शंस नहीं होंगे। तो देखिए, सेकंड ऑप्शन कह रहा है, इंग्लिश में देखिएगा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है नंबर्स एंड फिगर्स किसके अंदर आएंगे? क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर आएंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 लिखा हुआ है, विपणन के 4 P हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर, इंग्लिश में देखिएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ऑप्शन 1 में ही हमें आंसर मिल रहा है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 और ये कह रहा है, किस प्रकार का मीडिया विज्ञापनदाताओं को उनकी उत्पाद विशेष के प्रयोग से होने वाले लाभों को दिखाने में मदद करता है और एक विज्ञापनदाता के संदेश में जीवन और ऊर्जा का संचार कर देता है? ऑप्शन में है प्रसारण मीडिया, सेकंड संवादात्मक मीडिया, थर्ड प्रिंट मीडिया, फोर्थ समर्थन मीडिया। तो फर्स्ट क्या होगा? ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, मतलब ये प्रसारण मीडिया में ये सारी बातें इंक्लूड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 117 और कह रहा है,
कुल व्यय और कुल प्राप्तियों में ऋण व अन्य दायित्वों के अलावा अंतर कहलाएगा। मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट क्या बना रही है, बजट बना रही है, तो उसके जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं और टोटल जो उसके क्या है रिसीप्ट्स, उन रिसीप्ट्स में इंक्लूड नहीं करना है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज को। मतलब यहाँ उधार और अन्य दायित्व शामिल ना किए जाएं, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए किससे, टोटल रिसीप्ट से, तो ये जितना मोर देन होगा उसको हम बोलेंगे क्या, डेफिसिएट। लेकिन डेफिसिएट भी कई तरह के होते हैं, तो इस तरह का डेफिसिएट जब आएगा तो उसको बोला जाएगा बजट घाटा या बजट डेफिसिएट। ओके, तो फर्स्ट इज द करेक्ट। लिखा हुआ है 118, यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी प्रतिभूति को बेचता है तो वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोषों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखिए, यहां पर हम ये देखते हैं, यहां कह रहा है नकद कोष। ओके, तो नकद कोषों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितने भी इंडिया के अंदर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं, ओके, उन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों को एक रिजर्व मेंटेन करना होता है, और वो होता है क्या, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। उस एसएलआर के अंदर मेंटेन करना होता है किसके लिए, बॉन्ड्स के लिए। मतलब बैंक्स गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद करके रखेंगे अपने पास में। गवर्नमेंट के बॉन्ड सेल कौन करेगा, किसके बिहाफ पर, आरबीआई। किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बॉन्ड को सेल करेगा तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक उसमें अपना पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे ही वो पैसा यहाँ इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्ट करने पर उसके नकद कोष क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ सेकंड इज द करेक्ट। मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा, उनका जो लिखा हुआ है कैश रिजर्व जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 और 119 कह रहा है विस्तारवादी राजकोषीय नीति का अनुसरण करने वाली अर्थव्यवस्था प्रमाणित करती है। नंबर 1 राजकोषीय घाटे में वृद्धि, नंबर 2 श्रम मजदूरी में वृद्धि, नंबर 3 आयकर की दर में वृद्धि। तो इनसे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट। मतलब राजकोषीय घाटे में क्या हो जाएगी, वृद्धि। देखिए यहाँ लिखा है विस्तारवादी राजकोषीय नीति, मतलब एक ऐसी राजकोषीय नीति जो क्या हो रही है, वृद्धि कर रही है। यहां पर एक होते हैं गवर्नमेंट के टोटल रिसीप्ट, और एक साल के एक्सपेंडिचर को बोल दिया जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, रिसीट से, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स, तो गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए क्या करती है, बोरोइंग्स करती है, मतलब उधार लेती है पैसा। और जो पैसा उधार लेती है उससे गवर्नमेंट को क्या होता है, घाटा होता है। किस पर घाटा होता है, राजकोष मतलब ट्रेजरी पर घाटा होता है। तो विस्तारवादी नीति मतलब जितने आप ज्यादा राजकोषीय नीति को विस्तार करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, राजकोष पर घाटा आएगा। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120 और लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कार्य वित्त आयोग की परिधि में नहीं आता। नंबर 1 केंद्र व राज्यों में करों की शुद्ध आय का बंटवारा, तो ये वित्त आयोग का कार्य होता है ना, मूल कार्य यही है। सेकंड नंबर केंद्र राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करना, ये भी सही है। नेक्स्ट सुदृढ़ वित्त हित के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिए गए मामलों की सिफारिश करना, ये भी सही है। फोर्थ वन लिखा हुआ है निर्वाचक नामावली को तैयार करना व समय पर संशोधन करना, ये कार्य फाइनेंस कमीशन का नहीं है, ये कार्य है इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का। तो डी क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि पूरा सेशन जो 4 पार्ट में है वो आपको काफी यूजफुल होगा। जो भी आपके कमेंट हैं कमेंट सेक्शन में आप करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट।